हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रागैतिहासिक संस्कृति का एनसीईआरटी ओल्ड प्लस न्यू, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये सारे हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन रहेगा विथ एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो ये सारे एग्जाम के लिए बेटर है, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, कहीं का भी एग्जाम हो। आपको पता है कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे क्वेश्चन जीएस का डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी ओल्ड प्लस न्यू जो है ये कंप्लीट एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले एक वीडियो कल हमने ऑलरेडी मेरे चैनल वनडे एग्जाम फैक्ट्री पे अपलोड कर चुके हैं। जिसको भी जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगा, क्या कंप्लीट कराना है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मेरा चैनल नया है, जो भी नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तभी, अदरवाइज कोई बात नहीं है। चलो, ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, साहित्यिक स्रोत के रूप में विभिन्न भाषाओं पर विचार कीजिए। सांस्कृतिक भाषा भारतीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, या फिर अंग्रेजी, फ्रांसीसी, यूनानी, इतावली का संबंध भारोपीय परिवार से है, या फिर भारत के पूर्वोत्तर प्रवेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। और इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, कितने ऑप्शन सही है? तो दो ऑप्शन सही है। और दो ऑप्शन कौन कौन है? तो 2 और 3 इसमें सही है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारत की भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, फारसी। यूरोपीय भाषा जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन संबंध है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द ऐसे एक जैसे थे। ठीक है, भारतीय महाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषा बोली जाती है। यूनानी, इतावली, स्पेनिश भाषाएं यूरोपीय परिवार के लिए उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। कथन एक सही नहीं है क्योंकि सांस्कृतिक भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, तो हमारा एक सही नहीं है, बाकी 2 और 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। कह रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है, तो इसको हम लोग पहले गोला घेर लेते हैं, कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि इस जो भी इसका पुस्तक है, लेखक है, कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही हम लोग देख लेते हैं। ज्योग्राफी जो है पुस्तक, इसके लेखक टॉलमी है, बिल्कुल सही है। सीयूकी के लेखक हेनस्यांग के द्वारा इसके लेखक है, ये भी सही है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, आप सभी को पता है, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी सही है। नेचुरल हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस, ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए, नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने नहीं, बल्कि ये पाणिनि के द्वारा किया गया है। इसकी पहली सदी में किया गया था। ये पुस्तक लैटिन भाषा में लिखा गया है, जिसमें कि भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और कौन सा सही है, यह आपन बताना है। कह रहा है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, या फिर वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये मिलान करने वाला है। ठीक है, और हम लोग एक एक करके इसमें मिलान कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। बाणभट्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है, रचना कौन है? तो बाणभट्ट जो है ये हमारा हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा हर्षचरित 1 का 3। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिलान कर ले। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं 1 का 3, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी है। 1 का 3, बी का 4 और सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 1 का क्या हो जाएगा 3, बी का 4, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, तो हमारा 1 का 3 हो जाएगा। इसके बाद
3 4 2 1 है ना, 3 4 2 1 है, तो हो जाएगा बाणभट्ट का हर्षचरित। इसके बाद विल्हन जो है विक्रम विक्रमा का देवचरित। ठीक है, इसके बाद अतुल जो है मूषिक वंश हो जाएगा, और सांध्यकार नंदी ये हो जाएगा रामचरित। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 1 4 3 1, 1 का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा 1, जो हम लोग ऑलरेडी मिलान कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ भी हम टिक लगा देते हैं, यानी कि यहाँ हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें, कुछ एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन हो वो भी मिल जाएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना ईसा की शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। एक गद्य काव्य है जिसमें कि हर्षवर्धन की आरंभिक जीवन वृत्तांत के विषय में वर्णन मिला है। ठीक है, विल्हन के द्वारा लिखी गई विक्रमा कदेव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों के संबंध में विस्तृत दिया गया है। अतुल के द्वारा 11वीं सदी में लिखित मूषिक वंश एकमात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मूषिक वंश का वृत्तांत, जिसका शासन क्षेत्र उत्तरी केरल था। ठीक है, संध्याकर नंदी जो है रामचरित ग्रंथ 12वीं सदी में लिखा गया है, जिसमें कैवर्त जाति किसानों और पाल वंशों के राजा रामपाल के बीच हुए लड़ाई और रामपाल की विजय होने का वृत्तांत के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सी समस्या है इसको बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिविभाजनीय भारतीय राज्यों के क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, या फिर 3 काल में भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, या फिर ये संकल्पना पश्चिम से ली गई जहां आधुनिक काल का विज्ञान तर्कना लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, या फिर भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में अंतर को स्पष्ट रेखित प्रस्तुत करता है। कौन सा इसमें सही है? तो इसका सही जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अंग्रेजों के द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हट करके इतिहासकार भारतीय इतिहासकार को आमतौर पर प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं, और इस विभाजन को ही अपनी समस्याएं हैं। इतिहास के खंडों में बांटने में यह समझ भी पश्चिम से आया है। ठीक है, यानी कि पश्चिम से आया हुआ है। पश्चिम में आधुनिक काल विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास युग माना जाता है, और उनके लिए मध्यकालीन मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ की आधुनिक समाज की विशेषता नहीं थी। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं था, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते थे। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। हिंदू यानी कि भारत से, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? ये आधार के बारे में पूछा है, तो ये जो है इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग थोड़ा पढ़ लें। कह रहा है कि 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल जो थे, जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने भारत के इतिहास को हिंदी, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था, और ये विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, और काल खंडों के इस निर्धारण को अधिकांश लोगों ने मान लिया कि इतिहास को अलग अलग काल खंडों में बांटने का एक कारण है हम एक दौर की विशेषता और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं, और ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हुए वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि, यानी कि एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच एक परिवर्तन का क्या महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? विचार करना है और कौन सा सही है वो बताना है। क्या संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है,
या फिर वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, या फिर संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, या फिर संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो बताना है अपन कौन सा इसमें सही है, तो ऑप्शन बी सही है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कथन बी इस सही है। संगम साहित्य से ये पता चलता है कि सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को उससे पता चलता है कि संगम साहित्य में प्रेम रजाओं की प्रशंसा अधिक बल दिया जाता है, और संगम साहित्य को 3 भागों में इसमें मेंशन है। पत्थु 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 पपातु इथुथोके और पदीनेन किलकुंग में बांटा गया है। यानी कि थोड़ा सा ये साउथ की लैंग्वेज थोड़ा ऐसा होता ही है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये साहित्य संगम यानी कि साहित्य संगम युग का विवरण देता है। ये तीनों वर्ड, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा साहित्य के 3 भागों में। ये वाला पत्थु पपातु इथुथोके और तीसरा जो है ये वाला है पदीनेन किलकुंग में बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मेल नहीं खाता है, कौन सा गलत है, ये बताना है। तो ऑप्शन सी जो है ये मेल नहीं खाता है, बाकी सब सही है। ये जो है इंडो एरियन पुस्तक के लेखक कौन है, राजेंद्र लाल मित्र हैं, ये सही है। इसके साथ ही हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इसके लेखक पांडुरंग वामन काने हैं, ये भी सही है। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के लेखक नीलकंठ शास्त्री, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सही नहीं है। ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया आरसी मजुमदार, ये गलत है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये इसके पूरे स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है ये ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक लेखक आरसी मजुमदार नहीं है, बल्कि ये जो है के ए नीलकंठ शास्त्री थे, और आरसी मजुमदार की रचना हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत के इतिहास पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। हालांकि दक्षिण भारतीय इतिहास के ए नीलकंठ शास्त्री ने भी अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया है, लेकिन इन्होंने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक में अपनी गलती को सुधारते हुए दक्षिण भारतीय इतिहास पर ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि राजनैतिक इतिहास के लेखन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही का कथन का चुनाव करना है। कह रहा है कि ए.एल. बॉशम ने वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। बॉशम के अनुसार अतीत के अध्ययन, अतीत मतलब एंशिएंट होता है, ठीक है, यानी कि काफी प्राचीन जिसको बोलते हैं। तो अतीत का अध्ययन जिज्ञासा आनंद के लिए होना चाहिए, और या फिर यह पुस्तक वर्ष 1941 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अतीत मतलब होता है बीते हुए कल, मतलब कि जो हमारे एंशिएंट समय की हिस्ट्री की बातें हो रहा है, जिस समय को हम लोग देखे हुए नहीं हैं, एक कल्पना कर सकते हैं उस समय ऐसे होगा, उसी को अतीत कहा जाता है, कि हमारे अतीत में यानी कि हमारे पास्ट के समय में, ठीक है। तो एंशिएंट समय में ये सारे आता है कि हम लोग एंशिएंट को देखे हुए नहीं हैं। लाइक बोले कि जो हमारे बीते हुए कल होता है उसको हम अतीत कहते हैं। तो हमारे एंशिएंट की ये हिस्ट्री और एंशिएंट का ये सारे क्वेश्चन है, तो उस वे में आप समझिएगा कौन सा सही है। तो 1 और 2 इसमें सही है। कह रहा है कि 1 और 2 इसमें सही है। हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 1 और 2 मिल करके ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। नेक्स्ट हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और राजनीतिक इतिहास लेखक के संबंध में कथन 1 और 2 सही है। ब्रिटिश इतिहासकार जो थे ये संस्कृतविद ए.एल. बॉशम ने अपनी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया में प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है और उन दोषों को नहीं दोहराया है जिससे कि पूर्व में लेखक वी.एस. स्मिथ ग्रसित थे, ठीक है। ए.एल. बॉशम के कुछ लेखकों में ये पता चलता है कि वे नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने बाद में कुछ लेखकों के माध्यम से ये विचार रखा कि अतीत का अध्ययन जिज्ञासा और आनंद के लिए होना चाहिए। 3 सही नहीं है, क्योंकि ए.एल. बॉशम की पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया 1941 में नहीं बल्कि 1951 में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि महाकाव्य महाभारत को भारत नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है। ये दोनों सही है, ए और दो दोनों सही है और कथन 2 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख ले। कह रहे हैं महाकाव्य महाकाव्य जो है महाभारत को भारत के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था जो 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ये प्रारंभ में केवल 8800 श्लोक थे, जो कल हम लोग ऑलरेडी ये सारा पढ़ चुके हैं श्लोक थे। तब ये जय संहिता कहा जाता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी ग्रंथ। बाद में ये श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 हो गई। तब इसे भारत कहा गया क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है और इसके 1 लाख श्लोक हो गए। तब इसे शत सहस्त्री संहिता महाभारत कहने जाना लगा। ठीक है, उस नामों से इसको लोग मतलब कहने लगे। विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। ठीक है, तो जैसे ही इसका 1 लाख श्लोक पहुंचा तब महाभारत का उच्चारण लोगों ने करने लगा। ठीक है, तो ये अपन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी इतिहासकारों ने धार्मिक कर्मकांड, जाति, बंधुत्व, रूढ़ी को भारतीय इतिहास की मूल शक्ति माना है, या फिर पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय समाज न बदला है और न बदला जा सकता है। कौन सा सही है? तो बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी भारत के लेखकों ने ये कहा है कि भारत के संबंध में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यानी प्रक्रिया के स्थान पर राजनीतिक गतिविधियों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ किया गया है। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं भारत में आयातित नहीं है। कालांतर में उनमें धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, वर्ण, बंधुत्व, रूढ़ी को ही भारतीय इतिहास के मुख्य तत्वों को शामिल किया जाता है। पश्चिमी इतिहासकार भारत के पिछड़ेपन का कारण बदलाव के प्रति उनकी नकारात्मक चेतनों को उद्धृत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है उसकी पहचान करना है। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं ऑप्शन हमारा बी लिखा हुआ है, ये गलत है। तो इसमें पहले देखो कि सही कौन है। सही 1 है, प्राक अर्थ हिंदी आर्य यूनानी ने भारत को अपना घर बनाया था, बिल्कुल सही है। प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ संस्कृतियों से आए थे, ये भी सही है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसका स्टेटमेंट पढ़ ले, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को इसमें पढ़ने मिल जाएगा। तो ऑप्शन इसका भी सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं, यानी गलत का चुनाव करना। आंसर कौन है? तो बी हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में आर्य सांस्कृतिक उत्पादन इसका उत्पादन जो है हड़प्पा संस्कृति के अंग नहीं है, बल्कि ये उत्तर के वैदिक और संस्कृति मूलक संस्कृति के अंग है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के, पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उत्पादन समेकित हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषता पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। क्या उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ, या फिर वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों को प्रभावित नहीं किया, या फिर मुसलमान जो थे वो भारतीय व्यवस्था से प्रभावित हुए थे? कौन सा इसमें बताना है सही है। 30 नंबर का कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है, यानी 1 और 3 सही मिलकर के हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषताओं के संदर्भ में 1 और 3 सही है। भारतीय इतिहास की विशेषता, यहाँ की विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो कि सारे देश के व्यापगत हो गए थे। प्राचीन काल से जो लोग बाहर से आए वो भी किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने मुसलमानों को, इस्लाम को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। 2 इसलिए सही नहीं है क्योंकि वर्ण व्यवस्था से ईसाई धर्म नहीं बच पाया, वर्ण व्यवस्था से ईसाई धर्म को भी प्रभावित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना कि रूस को छोड़कर पूरा यूरोप है, या फिर
भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान शामिल है, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग शीत कटिबंध में है। ठीक है, यानी शीत कटिबंध कह रहा है, यानी कि टेम्परेट जोन वाली बात हो रही है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए हम लोग को। कह रहे भारत के इतिहास को उसके भौगोलिक अध्ययन के बिना नहीं समझा जा सकता है, यानी बिना उसके जोग्राफिकल मतलब स्टडी से आप उसके बिना नहीं समझ सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का कुल क्षेत्रफल की कह रहा है ये 4,20,02,500 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि पूर्ण यूरोपीय महादेश के बराबर है, यानी रूस को छोड़कर। अगर हम लोग रूस को छोड़ दें तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सब आ जाएगा। ठीक है, रूस को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि एरिया वाइज रूस सबसे बड़ा है। ठीक है, मालदीव, इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में भारत सहित बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका आदि भी शामिल है। इसके जितना जो है भारतीय उपमहाद्वीप के कुल क्षेत्रफल की हम लोग बातें करें, 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ पे लिखा था अधिकांश भाग जो है शीतोष्ण कटिबंधीय में है, तो ये गलत है क्योंकि ये टेम्परेट जोन ये कह रहा है, यानी कि शीत कटिबंध में है, तो ये गलत है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, न कि शीत कटिबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारत में पश्चिम उत्तर सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कि गलत है। कौन सा कथन इसमें गलत है वो चुनना है। कह रहे कि सुलेमान पर्वत हिमालय के पश्चिम में स्थित है, या फिर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथार से जुड़ा हुआ है, या फिर बोलन दर्रे से प्राग ऐतिहासिक काल से ही आवागमन होता था, या फिर ईरानी आक्रमण बोलन दर्रे से हुआ था। कौन सा इसमें सही नहीं है, सॉरी कह रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है, यानी कि गलत क्वेश्चन है, सत्य नहीं है, यानी कि गलत इसका स्टेटमेंट है। तो एक जो है ये गलत है, बाकी सब तीनों सही है। यानी कि सुलेमान पर्वत हिमालय के पश्चिम में स्थित है, ये गलत है। बाकी जो है ये सभी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एक ये गलत है, यानी कि आंसर कौन है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत में पश्चिम उत्तर सीमा के संबंध में कथन एक सही इसलिए नहीं है क्योंकि सुलेमान पर्वत हिमालय के पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण में स्थित है, और ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत के उत्तर में स्थित है, और ये एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इस कथन पे विचार करना है, और धर्म और कौन कौन ये जो भी स्टेटमेंट है क्या ये धर्म शास्त्र के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, इसका चुनाव करना है। धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं और उपनिषद। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें 3 जो है, इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है, लेकिन इसके अंतर्गत धर्मसूत्र आ जाएगा, स्मृतियां आ जाएगा और टीकाएं आ जाएगा। ऑप्शन हमारा उपनिषद ये नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन केवल व केवल 3 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मिक्स लिखा हुआ है, धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। लौकिक साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, विधि ग्रंथों को उसी कोटि में रखा जाता है। उन ग्रंथों में धर्मसूत्र, स्मृतियां की टीकाएं भी शामिल है जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से लेके 200 ईसा पूर्व में हुआ था, और स्मृतियां ईसा की आरंभिक 6 सदियों में यानी कि 6ठी सदी में संहिताबद्ध किया गया था, और इनमें विभिन्न वर्णों के राजाओं, पदाधिकारी, कर्तव्यों का विधान किया गया है, और इनमें संपत्ति के अर्जन, विक्रय, उत्तराधिकारी के नियम सहित विवाह के विधान भी हैं, और चोरी, हमला, हत्या, भय विचार के लिए दंड विधान भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विदेशी विवरण से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसका सही उत्तर का चुनाव करना है। और इसमें कितने स्टेटमेंट सही है इसका जवाब देना है। कह रहे यवन लोग जो थे, यवन लोग पोतों पर आते थे, या फिर सोना देकर के सूखा अंजीर खरीदते थे, और स्थानीय लोगों को सूरा और दासिया पहचानते थे, या फिर यवन लोग स्थानीय लोगों को सूरा और दासिया पहुंचाते थे, या फिर तीसरा है
कावेरीपट्टनम का बंदरगाह के रूप में समृद्धिपूर्ण विवरण मिलता है। कितने सही है? तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट सही है, यानी कि 2 स्टेटमेंट कौन कौन सही है? तो ऑप्शन हमारा 2 और 3 सही है, 1 गलत हो जाएगा, तो हमारा केवल ऑप्शन 2 इसमें सही है। यानी कि यवन लोग स्थानीय लोगों के सूरा दासिया पहुंचाते थे और कावेरीपट्टनम का बंदरगाह के रूप में समृद्धिपूर्ण विवरण मिलता है। ठीक है, हम लोग इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कह रहे विदेशी विवरण से संबंधित केवल 2 और 3 ऑप्शन सही है। बहुत सारे नगरों को उल्लेखित मिलता है इसमें। कावेरीपट्टनम समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से समर्थित हुआ है, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इस विवरणों से ये जानकारी हमें मिलता है कि यवन लोग जो है स्थानीय लोगों को सूरा और दासिया पहुंचाते थे। यहाँ पर व्यापार पर हम केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से ही नहीं बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें ये जानने को मिलता है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में विदेश विवरणों से ये जानकारी मिलता है कि पुरातात्विक प्रमाणों पे भी दृष्टि इसका होता है। कथन एक सही इसलिए नहीं है क्योंकि यवन लोग अपने अपने पोतों पर यानी पोतों पर आते थे और सोना देकर सूखा अंजीर नहीं बल्कि गोल मिर्च ले जाते थे। ठीक है, पोत मतलब वो जो नाव वगैरह होता है ना, उसकी बात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 35 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्राचीन भारत में धातुओं की प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कह रहे हैं कि सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, या फिर प्राचीन काल के आंध्र प्रदेश से शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, या फिर मेसोपोटामिया से टीन का आयात होता था। कौन सा सही है? तो ये आपन बताना है कौन कौन सा सही है। तो 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी है, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लें। प्राचीन भारत में धातुओं की प्राप्ति के संबंध में कथन 1 और 2 सही है। प्राचीन भारत में सोना कोलार कर्नाटक की खानों से प्राप्त होता है। सोने का सबसे प्राचीन अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक में एक नौपाषाण युगीन स्थलों में मिला है। सोने का नियमित प्रचलन ईसा की 5 अभी भी सोना जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही, आपको पता है कोलार जहाँ जगह है वहीं से इसका उत्खनन होता है, सबसे ज़्यादा वही मिलता है। 5वीं सदी में हुआ था और कोलार कर्नाटक के गंग वंशियों की प्राचीनतम राजधानी था। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश सीसा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण आंध्र प्रदेश में शासन करने वाले सातवाहन जो थे, इस वंश के राजाओं ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए थे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि टीन का आयात मेसोपोटामिया से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक उत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित था, विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है? ये मध्य गंगा घाटी में हुआ है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वैदिक उत्तर सांस्कृतिक जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित था और ये विकास जो है मध्य गंगा की घाटी में हुआ था। वैदिक संस्कृति का उद्भव जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब में हुआ था। मगध राजवंश के उदय का प्रमुख कारण लोहे के नियमित प्रयोग था बड़े पैमाने पर। अवंती उज्जैन की राजधानी राज ने लोहे का प्रयोग कर स्वयं को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के भौगोलिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। कह रहा है कि उत्तर में ताप्ती दमन गंगा, दक्षिण में भीमा के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र के रूप में पहचाना जा सकता है, या फिर उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा, दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच प्रदेश कर्नाटक के रूप में पहचाना जा सकता है। कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों मिलकर सही, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। राजपूतों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने की कठिनाई हुई तो दूसरी और पल्लव और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज विस्तार करने में कठिनाई हुआ। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल राज प्रायद्वीप का समुद्रीय तटवर्ती पश्चिमी भाग मलाबार तट कहलाता है, ये आप सभी को ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राचीन कालीन कलिंग देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसका गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये इसका चुनाव करना है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है? कह रहा है कि ये वर्तमान में उड़ीसा का समुद्रवर्ती प्रदेश था, उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी, उसकी दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी थी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है।
प्राचीन काल में कलिंग प्रदेश के संबंध में सी सही इसलिए नहीं है क्योंकि प्राचीन काल के कलिंग देश की दक्षिण सीमा गोदावरी नदी तक थी, न कि नर्मदा नदी तक। ठीक है, तो ये गोदावरी हो जाएगा, नर्मदा नदी तक नहीं थी। भारतीय प्रायद्वीपीय के क्षेत्र में पूर्वी भाग में आधुनिक उड़ीसा का समुद्री तटवर्ती क्षेत्र कलिंग देश कहलाता था, जिसकी उत्तरी सीमा महानदी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेख की लिपि क्या थी। ठीक है, यानी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार अभिलेख की लिपि क्या थी, तो ये लिपि यूनानी और अरमैक थी। ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में ये उपलब्ध से पता चलता है कि विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेखों की लिपि यूनानी अरमाइक लगभग 2250 वर्ष पुराना है और ये अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख मौर्य शासक अशोक के आदेशों पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है, इसका कथन का चुनाव करना है। क्या प्राचीन काल में पांडुलिपियों के लिए भुर्ज की छाल का प्रयोग होता था, या फिर ताड़ के पत्तों को काटकर लेखन कार्य किया जाता था, या फिर हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि की श्रेणी में आती थी, या फिर उपयुक्त में से सभी? कौन सा सही है, तो हमारा सभी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। प्राचीन पांडुलिपियों के संबंध में दिए गए सभी कथन सही है। प्राचीन पांडुलिपि के अध्ययन जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा गया है वो पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाले शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है। ये लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ, यानी कि इसका अर्थ होता है हाथ होता है, हाथ से निकालना। ठीक है, पांडुलिपि ताड़ के पत्तों पे, आप सभी को पता है कि ताड़ के पत्ता वगैरह पे लिखा जाता था। हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष प्रकार के तैयार भोजपत्र पे लिखा जाता था और ये पांडुलिपि मंदिरों विहारों में प्राप्त होता था। पांडुलिपियों में आर्थिक मान्यता, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि विज्ञान, सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। ये गाइस रहा टोटल आपका 40 क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। कल हम लोग प्राग ऐतिहासिक संस्कृति से जितने भी सारे MCQ बनेंगे, एंशियंट, ये ओल्ड प्लस न्यू NCERT दोनों मिलाकर के कंबाइन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, चाहे वो UPSC हो BPSC हो, आप लोग पढ़ लेना स्टेटमेंट बना करके। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि BPSC के लिए है, बट एक बार आप लोग पढ़ के जाना, कोई भी एग्ज़ाम हो। कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, जब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।